नमस्कार, डीडी न्यूज पर आपका स्वागत है। यह है कार्यक्रम खबर दुनिया की और आपके साथ मैं हूं ममता चोपड़ा। आज के इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे अमेरिकी सरकार के 100 दिन पूरे होने के, कैसे रहे ये 100 दिन। साथ ही आपको बताएंगे कि क्यों कोरियाई प्रायद्वीप में बढ़ रहा है तनाव। फ्रांस में हो रहे राष्ट्रपति चुनावों की भी बात करेंगे। 7 मई को होना है दूसरे चरण का मतदान और साथ ही साथ आपको बताएंगे कि मैसेडोनिया की संसद में क्या घटा अजीबोगरीब। लेकिन आइए शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों के साथ। कोरियाई प्रायद्वीप में तनाव के बीच उत्तर कोरिया ने एक बार फिर किया बैलिस्टिक मिसाइल परीक्षण। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, कोरिया के साथ बड़ा विवाद मुमकिन, लेकिन कूटनीतिक तरीके से निकालेंगे हल। पाकिस्तान में सुरक्षा बैठक को लेकर प्रधानमंत्री नवाज शरीफ और सेना में ठनी। शरीफ ने अपने विश्वस्त सहायक सैयद तारिक फातमी को किया बर्खास्त। सेना ने कार्रवाई को बताया अपर्याप्त। फ्रांस के राष्ट्रपति चुनाव में मध्यम मार्गी इमैनुअल मैक्रों की अर्थव्यवस्था में सुधार और धुर दक्षिणपंथी मरीन ले पेन का अप्रवासी विरोधी नीति का दिखा असर। दोनों को मिला 7 मई को होने वाले दूसरे चरण के लिए टिकट। ट्रंप सरकार के 100 दिन पूरे। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पहले 100 दिनों को बताया अमेरिकी इतिहास का सबसे कामयाब वक्त। 3 महीने के दौरान ट्रैवल बैन सहित कई मुद्दों पर ट्रंप की हुई किरकिरी। मैसेडोनिया में शर्मसार हुआ लोकतंत्र। नए स्पीकर के लिए मतदान को लेकर भड़के राष्ट्रवादी प्रदर्शनकारियों ने संसद परिसर पर बोला धावा। सांसद समेत कई घायल। सबसे पहले खबर एशिया से, जहां उत्तर कोरिया है कि अपने मिसाइल परीक्षण से बाज नहीं आ रहा। कोरियाई प्रायद्वीप में उत्तर कोरिया ने मिसाइल परीक्षण कर माहौल को गर्मा दिया है और ये अमेरिका के विदेश मंत्री रेक्स टिलरसन के बयान के बाद हुआ है, जिसमें उन्होंने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो अमेरिका सैन्य कार्रवाई करने के लिए भी तैयार है। और इस बीच एंटी मिसाइल सिस्टम थार्ड की तैनाती पर अमेरिका और दक्षिण कोरिया के बीच उत्पन्न विवाद पर दक्षिण कोरिया ने कहा है कि अमेरिकी सुरक्षा सलाहकार मैकमास्टर ने एशिया प्रशांत क्षेत्र में दक्षिण कोरिया को महत्वपूर्ण सहयोगी बताते हुए फोन पर उसे थार्ड पर पूर्व सहमत समझौते को ही लेकर आश्वस्त किया है। कोरियाई प्रायद्वीप में तनातनी और युद्ध की आशंकाओं के बीच उत्तर कोरिया ने एक बार फिर मिसाइल परीक्षण कर माहौल को गर्मा दिया है। हालांकि परीक्षण को असफल बताया जा रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट कर कहा कि उत्तर कोरिया अपने सहयोगी चीन की इच्छा का भी सम्मान नहीं कर रहा है। दरअसल चीन दोनों देशों को बातचीत की मेज पर लाने की लगातार कोशिश कर रहा है। वो उत्तर कोरिया को परमाणु बम और मिसाइलों के परीक्षण की राह छोड़ने के लिए भी कह रहा है। कोरिया संकट का सबसे सही समाधान शांतिपूर्ण ढंग से ही हो सकता है। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उत्तर कोरिया के परमाणु और मिसाइल कार्यक्रमों के खिलाफ एक बड़ा युद्ध हो सकता है, लेकिन वो इससे निपटने के लिए कूटनीति का सहारा लेना ज्यादा पसंद करेंगे। Well, there's a chance that we could end up having a major conflict with North Korea. Absolutely. उधर अमेरिका के विदेश मंत्री रेक्स टिलरसन ने संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद की बैठक में कहा कि उत्तर कोरिया की ओर से पड़ोसी देशों पर परमाणु हमला करने का खतरा वास्तविक है। टिलरसन ने कहा है कि अगर जरूरत पड़ी तो अमेरिका सैन्य कार्रवाई करने के लिए भी तैयार है। टिलरसन ने अन्य देशों से भी उत्तर कोरिया को अलग थलग करने का आह्वान किया है। We will not negotiate our way back to the negotiating table with North Korea. हम मामले का हल वार्ता के जरिए चाहते हैं, लेकिन उत्तर कोरिया को भी तय करना होगा कि वो सही मुद्दे पर हमसे बात करने के लिए तैयार हैं या नहीं। चीन उत्तर कोरिया का अहम व्यापार सहयोगी है। चीन ने फरवरी में उत्तर कोरिया को कोयला निर्यात पर रोक लगा दी थी। ऐसा माना जा रहा है कि उत्तर कोरिया की जिद जारी रही तो चीन तेल निर्यात पर भी प्रतिबंध लगा सकता है। इस बीच अमेरिका द्वारा एंटी मिसाइल सिस्टम थार्ड की तैनाती के लिए दक्षिण कोरिया से $1 अरब मांगे जाने से दोनों देशों के सैन्य संबंधों में कसैलापन पैदा हो गया है। दक्षिण कोरिया ने साफ कर दिया है कि पूर्व में हुए समझौते के अनुसार थार्ड की तैनाती के लिए वो केवल जमीन और आधारभूत सुविधाएं ही मुहैया कराएगा। थार्ड की तैनाती, उसके संचालन और उसके रखरखाव में दक्षिण कोरिया की कोई भूमिका नहीं होगी।
पाकिस्तान में सरकार और सैन्य नेतृत्व के बीच सुरक्षा बैठक को लेकर प्रधानमंत्री नवाज शरीफ और सेना के बीच ठन गई है। शरीफ ने अपने विश्वसनीय सहयोगी तारिक फातमी को बर्खास्त कर दिया है। हालांकि पाक सेना उनकी इस कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है। हाल ही में सरकार और शीर्ष सैन्य नेतृत्व के बीच उच्च स्तरीय सुरक्षा बैठक में टकराव की खबर मीडिया में लीक हो गई थी, जिसके बाद हड़कंप मच गया था। दक्षिण पूर्व एशियाई नेताओं ने दक्षिण चीन सागर के विवादों पर नरम रुख अपनाया है। अध्यक्ष के वक्तव्य में चीन के मानव निर्मित द्वीपों के निर्माण पर किसी कड़े शब्द के प्रयोग से बचने की कोशिश की गई है। आसियान का व्यापार एवं आर्थिक एकीकरण सम्मेलन शनिवार को फिलीपींस की राजधानी मनीला में संपन्न हुआ। ब्रसेल्स में आयोजित यूरोपीय संघ का शिखर सम्मेलन कई मायनों में सफल रहा। सम्मेलन में यूरोपीय संघ के सदस्य देशों द्वारा ब्रेक्जिट पर बातचीत के लिए एक संयुक्त रणनीति को सर्वसम्मति से मंजूरी मिल गई और अब ब्रेक्जिट की प्रक्रिया जून में शुरू होगी। तो वहीं यूरोपीय संघ की बैठक में शरणार्थियों के बंटवारे के मसले पर भी सहमति बनती नजर आई, जिसे नाम दिया जा रहा है डबलिन समझौते में सुधार का। यूरोपीय संघ के सदस्य देशों ने ब्रेक्सिट के मुद्दे पर ब्रिटेन के साथ बातचीत के लिए एक संयुक्त रणनीति को सर्वसम्मति से मंजूरी दे दी है। सदस्य देशों ने 8 पेज के इन दिशा निर्देशों को सिर्फ 1 मिनट में ही मंजूरी दे दी, जिसके तहत अगले 2 साल में ब्रिटेन के साथ ब्रेक्सिट पर बातचीत होगी। नए दिशा निर्देशों के मुताबिक इस साल जून में ब्रेक्सिट वार्ता शुरू होगी, जिसमें दोनों पक्ष अपने अपने हितों को ध्यान में रखते हुए समझौता करेंगे। दिशा निर्देश में साफ कर दिया गया है कि पहले के मामले हल किए बगैर भविष्य के किसी समझौते पर बात नहीं होगी। वार्ता में तय किया जाना है कि ब्रिटेन को कितना पैसा दिया जाए। वार्ता में ब्रिटेन में रह रहे ईयू के नागरिकों के अधिकार और कानूनी हैसियत का मुद्दा भी शामिल है। इसके अलावा ब्रिटेन और आयरलैंड के सीमा विवाद पर भी चर्चा होनी है। यूरोपीय संघ के अध्यक्ष डोनाल्ड टस्क ने बैठक से पहले ईयू के 27 देशों के नेताओं को पत्र लिखकर एकजुट रहने का आह्वान किया। भविष्य में ब्रिटेन के साथ ईयू के रिश्तों पर चर्चा से पहले जनता, धनराशि और आयरलैंड पर सहमति होनी जरूरी है। दूसरी ओर यूरोपीय संघ में कोटे के तहत शरणार्थियों के बंटवारे को लेकर सदस्य देशों के बीच सहमति बनती दिख रही है। यूरोप का रुख करने वाले ज्यादातर शरणार्थी समुद्री रास्तों के माध्यम से इटली और ग्रीस पहुंचते हैं। डबलिन समझौते के तहत शरणार्थी सिर्फ उसी मुल्क में शरण की अर्जी दे सकते हैं जहां वो यूरोपीय संघ की सीमा में प्रवेश किए हों, जिसके चलते इन दोनों देशों पर शरणार्थियों का सबसे ज्यादा बोझ पड़ रहा है। इसके हल के लिए कुछ दिशा निर्देश तो जारी किए गए, लेकिन अब तक इन पर अमल नहीं किया जा सका है। हंगरी समेत संघ के कई सदस्य देश शरणार्थियों के बंटवारे के प्रस्ताव को मानने से इनकार करते रहे हैं। यूरोपीय संघ की अध्यक्षता हर 6 महीने में बदलती है और इस बार अध्यक्षता की कुर्सी माल्टा के पास है। माल्टा द्वारा तैयार किए गए प्रस्ताव में शरणार्थियों को स्वीकार करने वाले देशों को आर्थिक मदद का भरोसा दिया गया है। जो भी देश तय कोटे से ज्यादा प्रवासियों को लेगा, उसे प्रति प्रवासी 60,000 यूरो अतिरिक्त मदद दी जाएगी। इस मसौदे को डबलिन समझौते में सुधार का नाम दिया गया है। और अब बात उस खबर की जो यूरोपीय संघ पर आने वाले वक्त में प्रभाव डाल सकती है, और वो है फ्रांस में हो रहे राष्ट्रपति चुनाव। पहले चरण का चुनाव हो चुका है, जिसके बाद मध्य मार्गी इमैनुअल मैक्रों और धुर दक्षिणपंथी मरीन ला पेन राष्ट्रपति चुनाव के दूसरे चरण में पहुंच गए हैं। अब दूसरे दौर का मतदान 7 मई को होना है, जो फ्रांस के भविष्य की दशा दिशा तय करेगा। फ्रांस की जनता ने अप्रवासन, अर्थव्यवस्था, राष्ट्रीय सुरक्षा और फ्रांसीसी पहचान समेत कई प्रमुख मुद्दों पर ताल ठोकने वाले उम्मीदवारों में से मध्यमार्गी इमैनुअल मैक्रों और धुर दक्षिणपंथी मारीन ला पेन को राष्ट्रपति चुनाव के दूसरे चरण में पहुंचा दिया है। रविवार को हुए पहले चरण के मतदान में मैक्रों को 24.01% और पेन को 21.30% मत मिले। चुनाव से पहले भ्रष्टाचार को लेकर विवादों में आए रिपब्लिकन पार्टी के फ्रांसवा फियोन 20.01% वोट के साथ तीसरे स्थान पर रहे, जबकि धुर वामपंथी जान-लुक मेलाशों को 19.58% मत मिले। सत्ताधारी सोशलिस्ट पार्टी बेनाए हैमन को महज 6.36% वोट से ही संतुष्ट होना पड़ा। पहले चरण में कुल 11 उम्मीदवार मैदान में थे। दरअसल किसी भी उम्मीदवार को पूर्ण बहुमत या 50% से ज्यादा वोट नहीं मिले, लिहाजा अब 7 मई को फिर से वोटिंग होगी। फ्रांस की सियासत में यह पहली बार है जब अंतिम मुकाबले में न तो कंजर्वेटिव, न कोई वामपंथी या समाजवादी प्रत्याशी होगा।
चुनाव के पहले दौर में 2 उम्मीदवारों को लेकर राजनीतिक स्थिति स्पष्ट हो चुकी है। जनता ने देश की प्रगति और राष्ट्रवाद को लेकर अपना रुख स्पष्ट कर दिया है। अनौपचारिक वैश्वीकरण से लड़ने की चिंता, अति उदारवाद जिसका हमारी कंपनियों और नौकरियों पर बुरा असर पड़ा है, इसलिए फ्रांस के हित में चुनाव कीजिए। मारीन लो पेन के खिलाफ जैसी एकजुटता बनती दिख रही है, वैसा ही 2002 में भी हुआ था, जब उनके पिता ज्यां मैरी लो पेन राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार थे और पहले दौर में उन्हें मिली कामयाबी ने सारे लेफ्ट लिबरल खेमे को स्तब्ध कर दिया था। मारीन लो पेन को भी वहां की अधिकतर पार्टियां फ्रांसीसी मूल्यों के लिए खतरा मानती है, पर पहले दौर का परिणाम परंपरागत दलों के प्रति मोहभंग की ओर इशारा करता है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अतिवाद केवल फ्रांस में कठिनाई और विभाजन ला सकता है। अभी तक सही के खिलाफ वोट करने के लिए कोई दूसरा विकल्प नहीं है, इसलिए मैं मैक्रों के लिए मतदान करूंगा। फ्रांसवा ओलांद की सरकार में मैक्रों वित्त मंत्री थे, पर साल भर पहले उन्होंने इस्तीफा देकर अपनी अलग पार्टी एन मार्श बना ली और सबको हैरानी में डालते हुए राष्ट्रपति पद के सबसे प्रबल दावेदार बन गए। दूसरी ओर ला पेन ने नेशनल फ्रंट को हाशिए से मुख्य धारा में ला दिया। फ्रांस में बेरोजगारी 10% से अधिक हो चुकी है, इसलिए जहां एक तरफ अर्थव्यवस्था में सुधार का सपना देखने वाले मैक्रों की अपील रंग लाई, वहीं ला पेन की अप्रवासी विरोधी नीति का भी असर दिखा। परंपरागत दलों का खारिज होना इस चुनाव की सबसे बड़ी विशेषता है। अगर दूसरे दौर में भी मैक्रों जीते तो वे फ्रांस के अब तक के सबसे युवा राष्ट्रपति होंगे। अगर कहीं ली पेन जीती तो फ्रांस की कमान पहली बार एक महिला राष्ट्रपति के हाथ में होगी। अलबत्ता मैक्रों के जीतने के आसार ज्यादा दिख रहे हैं। दक्षिण यूरोपीय देश है मैसेडोनिया, जिसकी संसद में गुरुवार को एक अजीब घटना घटी। दरअसल यहां अल्बेनियाई मूल के तलत शफीरी को नए स्पीकर के लिए मतदान को लेकर भड़के राष्ट्रवादी प्रदर्शनकारियों ने संसद के परिसर पर ही हमला कर दिया, जिसमें 10 सांसद, पत्रकार और पुलिस अधिकारियों सहित कई लोग घायल हो गए। लगभग 2 साल से राजनीतिक संकट झेल रहा मैसेडोनिया सरकार गठन की राह पर बढ़ रहा था, लेकिन इस हमले के चलते ऐसा हो नहीं सका। गुरुवार को मैसेडोनिया राजनीतिक गतिरोध के सबसे खराब दौर से गुजरा, जब पिछले कई हफ्तों से सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे प्रदर्शनकारी संसद पर ही धावा उन्होंने बोल दिया। उन्होंने संसद में तोड़फोड़ के साथ सांसदों से जमकर मारपीट की। धावा बोलने वालों में 200 नकाबपोश शामिल थे। हमले में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता जोरान जायफ समेत 10 लोग घायल हो गए। जायफ के चेहरे से तेजी से टपकता खून दिखाई दे रहा था। प्रदर्शनकारी अल्बेनियाई मूल के नेता तलत शफीरी को स्पीकर बनाए जाने से नाराज थे। दरअसल मैसेडोनिया में पिछले दिसंबर से कोई सरकार नहीं है। दिसंबर में हुए चुनाव में किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिल पाया था। हालांकि निकोला ग्रोस्की की पार्टी VMRV सबसे बड़ी पार्टी थी, लेकिन हार जीत का अंतर इतना कम था कि शुरू में दोनों पार्टियों ने जीत का दावा किया, लेकिन सरकार कोई नहीं बना पाया। जोरान जायफ की पार्टी ने अल्बेनियाई मूल की पार्टियों के साथ इस शर्त पर गठबंधन किया कि वो अल्बेनियाई भाषा को देश की दूसरी सरकारी जुबान का दर्जा दिए जाने वाले विधेयक का समर्थन करेंगे। गठबंधन को लेकर राष्ट्रवादी विरोध कर रहे हैं। उनको डर है कि अल्बेनियाई लोगों को ज्यादा अधिकार देने से देश की अखंडता खतरे में पड़ सकती है। मैसेडोनिया की 1/3 आबादी अल्बेनियाई मूल से संबंधित है। जोरान जायफ ने गठबंधन के साथ सरकार बनाने की कोशिश की तो राष्ट्रपति ने उनका रास्ता रोक दिया। ताजा राजनीतिक गतिरोध भी 2 साल पहले हुए फोन टैपिंग मामले से जुड़ता दिख रहा है। साल 2015 में विपक्ष ने आरोप लगाया था कि सरकार प्रेस, न्यायालय और निर्वाचन अधिकारियों का फोन टैप करा रही है। सरकार ने आरोपों को खारिज तो जरूर किया, लेकिन जनता जवाब से संतुष्ट नहीं हुई और सड़कों पर उतर आई। झड़पें हुई, कई लोग मारे गए। सरकार पर दबाव बढ़ा तो गृह मंत्री, परिवहन मंत्री और खुफिया प्रमुख को इस्तीफा देना पड़ा। मैसेडोनिया 1990 में यूगोस्लाविया से आजाद हुआ। एक दशक बाद साल 2001 में गृह युद्ध के कगार पर पहुंच गया, जब अल्बेनियाई मूल के लोगों को ज्यादा अधिकार देने के लिए शुरू मांग ने जोर पकड़ा। समझौते के बाद शांति तो लौट आई, लेकिन अक्सर स्थिति खराब हो जाती है। जब विश्व महाशक्ति अमेरिका में नई सरकार सत्ता में अपने 100 दिन पूरे करे तो खबर तो बनती ही है। ये 100 दिन ट्रंप प्रशासन के लिए हलचल भरे रहे।
ट्रैवल बैन से लेकर ओबामा केयर तक जहां नई सरकार को आलोचना मिली, तो वहीं सीरिया और उत्तर कोरिया के मुद्दे पर ट्रंप की आक्रामकता भी दिखी। एक आकलन ट्रंप के पहले 100 दिनों का। शनिवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने शासन के 100 दिन पूरे कर लिए। इन 100 दिनों में उनके द्वारा लिए गए कई फैसलों ने खूब सुर्खियां बटोरी। इस दौरान कई ऐसे मौके आए जब उन्हें अपने नागरिकों के साथ साथ विश्व बिरादगी की नाराजगी का भी सामना करना पड़ा। बावजूद इसके उन्होंने अपने कार्यकाल के पहले 100 दिन को देश के इतिहास में अब तक के सफलतम दिन बताया है। मेरे प्रशासन के पहले 100 दिन देश के इतिहास में सफलतम रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण बातें हैं कि हमने रोजगार में उपलब्धियां हासिल की हैं। मिशिगन, ओहियो, पेंसिल्वेनिया जैसे राज्यों के लोगों को रोजगार उपलब्ध हुआ है। कार कंपनियों के मुनाफे में काफी इजाफा हुआ है। हमारी नीतियों की वजह से वे यहाँ से जाना नहीं चाहते हैं। कुल मिलाकर अमेरिका तेजी से तरक्की की ओर अग्रसर हो रहा है। आइए देखते हैं इन 100 दिनों में ट्रंप के वो कौन कौन से कदम थे जिसकी विश्व भर में चर्चा हुई। ट्रंप द्वारा लगाए गए ट्रैवल बैन को लेकर अमेरिका से लेकर कई मुल्कों में जबरदस्त रोष देखा गया। हालांकि अमेरिका की कोर्ट ने ही इस फैसले को गलत बताते हुए इस पर रोक लगा दी। ट्रंप ने वन चाइना पॉलिसी की आलोचना की और ताइवान के राष्ट्रपति से फोन पर बात कर विवाद को हवा दे दी। चीन की नाराजगी के बाद उन्हें सफाई देनी पड़ी कि अमेरिका चीन को लेकर पुरानी नीति पर ही अमल करेगा। दक्षिणी चीनी सागर को लेकर ट्रंप ने लगातार कड़े तेवर अपनाए रखे, जिसके चलते कई बार चीन और अमेरिका के बीच तनातनी भी दिखी। ट्रंप ने स्वास्थ्य क्षेत्र की योजना ओबामा केयर को खत्म करने की कोशिश की, लेकिन संसद में जरूरी समर्थन न मिलने के कारण उसे वापस ले लिया गया, जिसके चलते उनकी खूब किरकिरी हुई। राष्ट्रपति ट्रंप ने बराक ओबामा के 11 देशों के ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप डील को खारिज कर दिया था, जिसे लेकर सदस्य देशों में नाराजगी देखी गई। सीरिया में हुए रासायनिक हमलों के बाद अमेरिकी सेना द्वारा सीरिया के सैन्य हवाई अड्डे पर निशाना बनाया गया। इसको लेकर रूस और अमेरिका आमने सामने आ गए। रूस ने इसे अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन बताया। सीरिया हमले के कुछ दिन बाद अमेरिका ने आईएस आतंकियों को मार गिराने का हवाला देते हुए अमेरिका में मदर ऑफ ऑल बॉम्ब गिराकर अपने इरादे को जाहिर कर दिया। H-1B वीजा नियमों में बड़े बदलाव किए, जिसका असर भारत के प्रोफेशनल्स पर ज्यादा पड़ने की आशंका है। उत्तर कोरिया के साथ बात जंग तक पहुंच गई है। उत्तर कोरिया ने एक के बाद एक मिसाइल परीक्षण किए, जिसे रोकने के लिए ट्रंप ने युद्धपोत तैनात कर दिए हैं। तो ये था 100 दिनों का ट्रंप कार्यकाल, लेकिन साथ ही इन 100 दिनों में कई मुद्दों पर ट्रंप पलटते भी दिखे, जिन्हें लेकर उन्होंने चुनाव प्रचार के दौरान उलट रुख रखा था। इन्हीं में से एक है मुक्त व्यापार करार यानी नाफ्टा संधि। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा और मेक्सिको के राष्ट्र प्रमुखों को फोन पर भरोसा दिलाया है कि नाफ्टा संधि जारी रहेगी। अमेरिका ने मेक्सिको और कनाडा के नेताओं को भरोसा दिलाया है कि वो अभी मुक्त व्यापार करार नाफ्टा संधि से नहीं हटेगा, बल्कि इस त्रिपक्षीय समझौते के लिए तेजी से नए सिरे से वार्ता जल्द शुरू की जाएगी। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा और मेक्सिको के राष्ट्र प्रमुखों से फोन पर बातचीत करने के बाद भरोसा जताया कि इसके नतीजे से तीनों देश और मजबूत और बेहतर हो सकेंगे। गौरतलब है कि ट्रंप ने अपने चुनाव अभियान के दौरान नाफ्टा संधि तोड़ने की बात कही थी। बातचीत शुरू होगी, लेकिन एक रात में ही नहीं हो जाएगी। मैं समझता हूं कि इसमें कुछ अच्छे और कुछ खराब बिंदु हैं। कनाडा ने ट्रंप की इस घोषणा का सावधानी पूर्वक स्वागत किया है। कनाडा ने अमेरिका से जानने की कोशिश की कि आखिर बातचीत का दायरा क्या होगा। दूसरी ओर मेक्सिको ने कहा कि वो किसी भी ऐसी वार्ता में शामिल नहीं होगा जिसमें कर लगाने की बात की जाएगी। ये त्रिपक्षीय समझौता है। कनाडा बातचीत के लिए मेज पर तभी आएगा जब तीनों देशों के हितों की रक्षा होगी। हाँ, सकारात्मक चीजों के लिए वार्ता में हिस्सा लेंगे। बातचीत तीनों पक्षों के बीच होगी और सबके लिए समान लाभ की बात की जाएगी। मेक्सिको, कनाडा और अमेरिका के बीच हुआ एक व्यापार समझौता है। ये 1 जनवरी 1994 से प्रभाव में आया।
नाफ्टा ने 1989 के कनाडा और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय मुक्त व्यापार समझौते की जगह ली। इसके तहत तीनों देशों के बीच माल की ढुलाई पर लगने वाले कर को समाप्त कर दिया गया। मेक्सिको वासी अमेरिका से बहुत सा सामान खरीद रहे थे। इससे अमेरिकी कंपनियों के भारी लाभ के साथ मेक्सिको की कंपनियों का भी पैसा बचा, जो पहले अमेरिका से सामान खरीदने में खर्च होता था। व्यापार तो बढ़ा, साथ ही इसमें असंतुलन भी देखा गया। अमेरिका में मैक्सिकन निर्यात 1993 और 2016 के बीच 7 गुना बढ़ा, लेकिन कनाडा में 3 गुना से भी कम रहा। समझौते के बाद पहले 15 वर्षों में लगभग 40 मिलियन नई नौकरियां पैदा हुई, जिसमें अकेले 25 मिलियन अमेरिका में हुई। अमेरिका और मेक्सिको के बीच अप्रवासन में भी वृद्धि हुई। ट्रंप को लगता है कि इस संधि का लाभ उठाकर मेक्सिको के अवैध प्रवासी अमेरिका में घुसने में कामयाब रहे। इसीलिए इन्हें रोकने के लिए ट्रंप ने मेक्सिको सीमा पर दीवार बनाने का फैसला लिया है। ट्रंप के इस ऐलान के साथ ही दोनों देशों के रिश्ते काफी खराब हो गए थे। और अब खबर अफ्रीका से, जहां कांगो देश में संयुक्त राष्ट्र की जांचकर्ताओं की कर दी गई है हत्या। संयुक्त राष्ट्र ने अपने 2 जांचकर्ताओं की निर्मम हत्या पर गहरा दुख जताया है। कसाई प्रांत में भड़की हिंसा की जांच करने के लिए अमेरिका और स्वीडन से संबंध रखने वाले संयुक्त राष्ट्र के 2 अधिकारी पिछले महीने गायब हो गए थे। कुछ दिन बाद उनका शव मिला। संयुक्त राष्ट्र मामले की खुद जांच कर रहा है। सोमवार को किशासा के मीडिया में दिखाए गए एक वीडियो में देखा जा सकता है कि दोनों जांचकर्ता सिर पर लाल बैंड पहने एक समूह के साथ चल रहे हैं। फिल्म में दोनों को चलते चलते गोली मार दी जाती है। जब बात विश्व संस्कृति की हो तो विश्व भर में फैले सभी धर्मों के बीच शांति और सद्भाव इसका अहम पहलू माना जाता है। लेकिन ये कटु वास्तविकता है कि इतिहास के पन्नों में ऐसे कई दौर रेखांकित हैं जब धर्मों के बीच की घृणा ने मानवता को शर्मसार किया। आज भी आतंकी संगठन आईएस के साए तले ऐसा ही एक दौर सर उठा रहा है, जिससे सतर्क होना जरूरी है। अरब देशों, खास तौर से मिस्र में ईसाई अल्पसंख्यकों के खिलाफ बढ़ती हिंसक घटनाओं के बीच कैथोलिक धर्मगुरु पोप फ्रांसिस ने मिस्र का दौरा किया। पोप का दौरा ऐसे समय में हुआ जब आतंकी संगठन आईएस ने क्षेत्र के ईसाइयों के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है, जिसके चलते कई देशों में ईसाइयों के अस्तित्व के लिए खतरा पैदा हो रहा है। 1400 साल पहले मध्य पूर्व में मुस्लिम सेनाएं फैली जरूर, लेकिन साथ ही ईसाइयों ने भी अपनी जड़ें मजबूत जमाए रखी। सालों से दोनों धर्म के लोग साथ साथ रहते आए हैं। हाल के दिनों में बढ़ती कट्टरता ने इन इलाकों में ईसाइयों की राह दुश्वार कर दी है। कई लोग तो अपनी माटी को अलविदा कहकर दूसरे देशों में पनाह ले रहे हैं। मिस्र में ईसाइयों की आबादी 10% के करीब है। ये कॉप्टिक ऑर्थोडॉक्स है। सरकार में इनका प्रतिनिधित्व न के बराबर है। इन्हें अक्सर भेदभाव और उत्पीड़न का शिकार होना पड़ता है। इराक में सद्दाम हुसैन के सत्ता से बेदखल होने से पहले ईसाइयों की संख्या करीब 10 लाख थी। हिंसा से परेशान ईसाई इराक छोड़कर जा रहे हैं और इनकी आबादी 3 लाख के आसपास आ गई है। सीरिया में युद्ध से पहले इनकी आबादी करीब 5% थी। ये भी उत्पीड़न का शिकार हुए। इनके चर्च तोड़े गए और कत्ल किए गए। आधे से ज्यादा देश छोड़कर जा चुके हैं। लेबनान में ईसाइयों की आबादी 40% बताई जाती है। इनमें से ज्यादातर मेरोनाइट कैथोलिक्स और ग्रीक ऑर्थोडॉक्स हैं। यहाँ पर सत्ता साझेदारी डील के तहत राष्ट्रपति ईसाई, प्रधानमंत्री सुन्नी, जबकि संसद का अध्यक्ष शिया मुसलमान होता है। जिस धरती पर ईसा मसीहा का जन्म हुआ, वहां भी ईसाई अल्पसंख्यक हो गए। हालांकि बैतलहम में अर्थव्यवस्था आज भी उन्हीं के हाथों में है। पश्चिमी तट और यरूशलेम में विभिन्न समुदाय के लगभग 50,000 ईसाई रहते हैं। इजराइल में आबादी में इनकी आबादी 2% के आसपास है। इनमें ज्यादातर अरब के हैं। गाजा पट्टी में ईसाइयों, मुख्य तौर पर ग्रीक ऑर्थोडॉक्स ईसाइयों की संख्या तेजी से घट रही है। जॉर्डन में करीब 6% ईसाई हैं। वहां कई ईसाई सांसद हैं और कई सरकार और समाज के ऊंचे पदों तक पहुंचे हैं। काश हम सब ये समझ सकें कि पूरी मानवता में प्रेम ही एकता का सूत्र है। खुद जियो, औरों को भी जीने दो। किसी ने खूब कहा है कि एक शजर ऐसा मोहब्बत का लगाया जाए, एक शजर ऐसा मोहब्बत का लगाया जाए जिसका हमसाए के आंगन में भी साया जाए। खबर दुनिया के कार्यक्रम के आज के इस अंक में बस इतना ही। आप अपने सुझाव और प्रतिक्रियाएं हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है khabarduniaki@gmail.com। और जाते जाते आपको छोड़े जा रहे हैं मनीला में रूसी सैनिकों के सद्भावना यात्रा के दौरान आयोजित समारोह के कुछ रोचक झलकियों के साथ। हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।